हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल। आज हम देखने वाले हैं स्टैंडर्ड 7 मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 9, डायरेक्ट प्रोपोर्शन एंड इनवर्स प्रोपोर्शन। प्रैक्टिस सेट को स्टार्ट करने के पहले हम देखते हैं डायरेक्ट प्रोपोर्शन की डेफिनेशन। डायरेक्ट प्रोपोर्शन क्या होता है ये समझते हैं, फिर उसके बेस्ड जो एग्जाम्पल से प्रैक्टिस सीख के वो सॉल्व करते हैं। तो डायरेक्ट प्रोपोर्शन की डेफिनेशन है, डायरेक्ट प्रोपोर्शन इज द रिलेशन बिटवीन टू क्वांटिटीज दैट इंक्रीज और डिक्रीज where the ratio of two is equal to constant value। मतलब डायरेक्ट प्रोपोर्शन क्या होता है, ये रिलेशन बिटवीन टू क्वांटिटीज़ है। कौन से भी दो क्वांटिटीज़ के रिलेशन में जब वैल्यू इंक्रीज होती है और डिक्रीज होती है, मतलब प्रोपोर्शन भी उसका इंक्रीज और डिक्रीज होता है रिस्पेक्टिवली, एंड रेशो ऑफ द टू इज इक्वल टू कांस्टेंट वैल्यू, और दोनों का जो रेशो है वो कांस्टेंट आता है। मीन्स एक कांस्टेंट वैल्यू आती है, वो चेंज नहीं होती है, सबकी सेम आती है। तो ये डेफिनेशन हम एग्जांपल से समझते हैं। मतलब डायरेक्ट प्रोपोर्शन क्या होता है। सपोज मैंने देखो 4 सर्कल्स ड्रॉ करती हूँ, 1 2 3 एंड 4। ओके, सो मैं 2 क्वांटिटीज़ लेने वाली। यहाँ पे क्या दिया है, 2 क्वांटिटीज़। 2 क्वांटिटीज़ क्या करती हूँ मैं, नंबर ऑफ डायमीटर्स एंड पार्ट्स ऑफ सर्कल। ओके, ये सर्कल 1 है, 2 3 और 4। अभी मैंने फर्स्ट सर्कल में एक डायमीटर ड्रॉ किया। नंबर ऑफ डायमीटर्स कितने ड्रॉ किए फर्स्ट सर्कल में, 1। तो सर्कल के कितने पार्ट्स बन गए, 2 पार्ट्स बन गए। तो मैं इधर लिखती हूँ 2। नंबर ऑफ यहाँ पे पार्ट्स ऑफ अ सर्कल कितने बन गए, 2 बन गए। अभी मैंने डायमीटर की वैल्यू यहाँ पे 1 डायमीटर ड्रॉ किया और 2 डायमीटर ड्रॉ किया। नंबर ऑफ डायमीटर्स कितने हो गए इसके, 2। तो अभी चेक करो पार्ट्स ऑफ सर्कल कितने बन गए, 1 2 3 4। तो यहाँ पे क्या आएगा, 4। अभी नंबर ऑफ डायमीटर्स की वैल्यू मैंने 1 2 अभी इधर क्या कर दी, 3। मतलब क्या, 1 2 एंड 3। तो कितने पार्ट्स बन गए, 1 2 3 4 5 6। कितने पार्ट्स बन गए सर्कल के, 3 डायमीटर ड्रॉ करने के बाद 6 पार्ट बन गए। और इसमें मैंने 1 2 3 और 4 डायमीटर ड्रॉ किए। तो वैल्यू कितने आ गए, पार्ट्स ऑफ सर्कल कितने बन गए, 1 2 3 4 5 6 7 8। यहाँ पे क्या आ गया, 8। ओके, तो आगे क्या है, 2 क्वांटिटीज़ दैट इंक्रीज और डिक्रीज। तो देखो डायमीटर की वैल्यू इंक्रीज हो गई, तो पार्ट्स ऑफ सर्कल की वैल्यू क्या हो गई, इंक्रीज। 2 का 4 हो गया, 4 का 6 हो गया, 6 का 8 हो गया। जब हमने नेक्स्ट सर्कल में यहाँ पे 5 डायमीटर ड्रॉ किए, तो यहाँ पे क्या आएगा, 10 आएगा। मतलब डायमीटर की वैल्यू बढ़ रही है तो हमारे पार्ट्स ऑफ सर्कल भी बढ़ रहे हैं। मतलब दोनों क्वांटिटीज़ क्या हो रहे हैं, इंक्रीज हो रहे हैं। नंबर ऑफ डायमीटर्स इंक्रीज हो रहे हैं और पार्ट्स ऑफ सर्कल भी इंक्रीज हो रहे हैं। मतलब दोनों ये जो क्वांटिटी 1 एंड क्वांटिटी 2, ये दोनों भी इंक्रीज हो रहे हैं। तो आगे क्या है, रेशो ऑफ द टू इज इक्वल टू द कांस्टेंट। तो आप देख सकते हैं इसका रेशो क्या है, 1/2। 2/4 का क्या आएगा बताओ, 2/4 को आपने डिवाइड किया, 2 1 जार 2, 2 2 जार 4, क्या आएगा, 1/2। ओके, अगेन 3/6 को कैलकुलेट करते हैं, 3 1 जार 3, 3 2 जार 6। रेशो क्या आ गया, 1/2। इसका करते हैं 4/8। 4/8 का क्या आएगा, 4 1 जार 4, 4 2 जार 8, 1/2। तो आप देख सकते हैं सब जगह पे कांस्टेंट रेशो जो है 1/2 1/2 1/2 एंड 1/2 आ रहा है। इसका मतलब क्या है, ये जो वेरिएशन है और प्रोपोर्शन है, कौन सा प्रोपोर्शन है, डायरेक्ट प्रोपोर्शन। मीन्स वन क्वांटिटी इंक्रीज हुई, दूसरी क्वांटिटी भी उसके साथ क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। और उसका जो रेशो है सबका वो क्या आ रहा है, कांस्टेंट वैल्यू आ रही है, 1/2 आ रही है। आप आगे भी किया 5 और 10, तो 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10, 1/2 वैल्यू आ जाएगी कांस्टेंट ऑफ वेरिएशन। सो
ये एक एग्जांपल हो गया। अनदर एग्जांपल, आप कितने सारे अपने डेली लाइफ के एग्जांपल बता सकते हैं इसके। जैसे कि 1 चॉकलेट की प्राइस क्या होती है? 1 चॉकलेट 5 रुपीज़ का है, तो 2 चॉकलेट्स की प्राइस क्या हो गई? 10 रुपीज़। ओके। 3 चॉकलेट्स की प्राइस क्या आएगी? 15 रुपीज़। 4 चॉकलेट्स की प्राइस क्या आएगी? 20 रुपीज़। मतलब देखो, आप क्वांटिटी बढ़ा रहे हैं, 1 क्वांटिटी बढ़ा रहे हैं तो उसकी प्राइस भी बढ़ रही है। ओके। क्वांटिटी डिक्रीज़ की तो उसकी प्राइस भी डिक्रीज़ हो जाएगी। ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स अपने डेली लाइफ के हम ले सकते हैं। एप्पल की प्राइस, स्केल की प्राइस, कौन सी भी आप प्राइस लो, तो क्वांटिटी बढ़ेगी तो प्राइस भी बढ़ जाएगी। ओके। सो दिस इज़ द डायरेक्ट proportion. Now we see the practice set 37. Practice set is depend on direct proportion. Okay. So we see the examples from practice set. First example is, if 7 kg of onions cost rupees 140, how much must we pay for 12 kg of onions? यहाँ पे क्या दिया है? 7 kg ओनियंस की प्राइस है, कॉस्ट है 140 रुपीज़। तो हमें 12 kg ओनियंस के लिए कितने पैसे देने पड़ेंगे? हाउ मच कॉस्ट वी हैव टू पे। ओके। तो क्या करते हैं हम? फर्स्टली हमें 12 kg का जो कॉस्ट निकालना है उसको हम क्या करते हैं? एक्स अज्यूम करते हैं, फिर हम उसको कैलकुलेट करते हैं। तो हम क्या लिखेंगे? कॉस्ट ऑफ, लेट द कॉस्ट ऑफ 12 kg ऑफ ओनियंस बी रुपीज़ एक्स। सो यहाँ पे लिखा द कॉस्ट ऑफ 12 kg ऑफ ओनियन बी रुपीज़ एक्स। तो अभी देख सकते हैं 7 kg के लिए 140 रुपीज़ लगते हैं, तो 12 kg के लिए इससे ज़्यादा अमाउंट कॉस्ट लगेगी कि नहीं, हमें ज़्यादा पैसे लगेंगे। तो एक क्वांटिटी बढ़ी तो दूसरी भी इंक्रीज़ हो रही है, एक इंक्रीज़ दूसरी इंक्रीज़ हो रही है। तो हमें यहाँ पे लिखना पड़ेगा वेट ऑफ ओनियन मीन्स वेट ऑफ ओनियन एंड इट्स अ कॉस्ट आर इन विच डायरेक्शन? डायरेक्ट प्रपोर्शन, वो हमें लिखना पड़ेगा। तो हम लिखते हैं द वेट ऑफ ओनियन एंड इट्स कॉस्ट, कॉस्ट मीन्स प्राइस, आर इन डायरेक्ट प्रपोर्शन। हमें मालूम है डायरेक्ट प्रोपोर्शन में क्या होता है? रेशो इक्वल आता है। तो हमने लिखा 7 kg के ओनियन के लिए 140 रुपीज़ लगते हैं, तो 12 kg के रेशो भी क्या आएगा? रेशो हम ऐसे लिखते हैं अपॉन के फॉर्म में, ए अपॉन बी के फॉर्म में। तो 12 kg की प्राइस क्या एज्यूम की हमने? एक्स। अभी हमें एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, मतलब 12 kg ओनियन की कॉस्ट फाइंड आउट करनी है। तो हम ये सॉल्व करने के लिए क्या करते हैं? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं। देयरफॉर 7 इंटू एक्स, 7x इज इक्वल टू 12 मल्टीप्लाइड बाय ये 140 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन करना है, 12 मल्टीप्लाइड बाय 140, मल्टीप्लिकेशन करना है 140 मल्टीप्लाइड बाय 12। तो क्या आता है? 12 0 से 0, 12 4 जार 48, कैरी 4, 12 1 जार 12 एंड 4 प्लस 4 16। तो वैल्यू क्या आ गई? 1680। ये रफ वर्क है, आपको साइड में करना है। देयरफॉर अभी आप देखो ये 7 क्या है? मल्टीप्लाई, उस साइड में जाएगा तो क्या हो जाएगा? वो डिवाइड हो जाएगा। अभी 7 से डिवाइड करना है। 7 के टेबल में बोलो, 7 1 ज़ा 7, 7 2 ज़ा 14, 16 को डिवाइड करते हैं 14, 7 2 ज़ा 14, 16 में से 14 गए, कितने बचे? 2। ओके, क्या बन गया? 28। 7 के टेबल में 28 आता है क्या? यस, 7 4 ज़ा 28 एंड 0। तो देखो एक्स की वैल्यू क्या मिल गई? 240। एक्स क्या है? 12 kg ऑफ अनियंस की प्राइस है। सो वी हैव टू पे, आंसर में क्या लिखेंगे? वी पे रुपीज़ 240 फॉर 12 kg ऑफ अनियंस। 12 kg अनियंस के लिए हमें 240 रुपीज़ पे करने पड़ेंगे। ओके, ये आंसर हमने
लिखा है। नाउ सेकेंड एग्जाम्पल, इफ ₹600 कैन बाय 15 bunches of cattle feed, हाउ मेनी bunches of cattle feed कैन ₹1,280 बाय। तो अभी देख सकते हैं केटल फीड जो है 15 bunches बाय करने के लिए 600 रुपीज़ लगते हैं। तो क्या पूछा है, हाउ मेनी bunches ऑफ केटल फीड कैन ₹1,280 बाय। तो 1,280 रुपीज़ में केटल फीड के कितने बंचेस आएंगे। तो देखो 15 bunches के लिए 600 रुपीज़ लग रहे हैं, तो ये वैल्यू बढ़ गई, मतलब बंचेस की वैल्यू भी हमारी बढ़ जाएगी। तो ये कौन सा प्रोपोर्शन है, डायरेक्ट प्रोपोर्शन। तो हम पहले लिखते हैं कितने बंचेस हमें मालूम नहीं, तो हम बंचेस एज्यूम करेंगे एक्स। 1,280 रुपीज़ में कितने बंचेस आएंगे, 8 बंचेस आएंगे। तो ये प्रोपोर्शन कौन सा है, डायरेक्ट प्रोपोर्शन है, तो हम रेशो लिखेंगे। तो आंसर में लिखते हैं लेट ₹1,280 बाय X bunches ऑफ केटल फीड। केटल फीड के X bunches बाय करने के लिए 1,280 रुपीज़ लगेंगे। सो द कॉस्ट ऑफ केटल फीड एंड द नंबर ऑफ बंचेस एंड केटल फीड के कॉस्ट जो प्राइस है वो कौन से डायरेक्शन में है, सॉरी कौन से वेरिएशन में, डायरेक्ट वेरिएशन में है। कॉस्ट ऑफ केटल फीड एंड नंबर ऑफ bunches of cattle feed are in direct proportion। सो रेशो क्या आएगा, 600 रुपीज़ में 15 bunches आते हैं, तो 1,280 रुपीज़ में X bunches आएंगे। हमें क्या करना है, X की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। 600x इज इक्वल टू 1,280 मल्टीप्लाइड बाय 15। ओके, तो हमें मल्टीप्लिकेशन करना है 1,280 मल्टीप्लाइड बाय 50। हम क्या करते हैं, ये वाला जो 600 है इसको क्या करते हैं, यहाँ पे मल्टीप्लाइड है तो इसको डिवाइड कर देते हैं, मतलब हम उसको 15 से डिवाइड कर सकते हैं। 15 के टेबल में क्या आता है, 60। ओके, 15 1 ज़ा 15, 15 4 ज़ा 60, 0 एज इट इज़। ओके, तो क्या आ गया, x इज इक्वल टू 1280 डिवाइडेड बाय 40। और आगे देख सकते हैं 0 0 कैंसिल हो गया, 4 से डिवाइड करते, 4 1 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12 एंड 4 2 ज़ा 8। 4 के टेबल में 12 और 8 दोनों आते हैं और 0 0 कैंसिल हो गए, तो x की वैल्यू क्या आ गई, x इज इक्वल टू 32। मतलब 1,280 रुपीज़ में हमें केटल फीड के कितने बंचेस मिलेंगे, 32 बंचेस। तो हम आंसर में क्या लिखते हैं, 32 bunches of cattle feed। आंसर 32 bunches of cattle feed can buy in rupees, कितने दिए हमें, 1,280। ओके, ये रहा हमारा आंसर। नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 3 है, फॉर 9 cows 13 किलोग्राम 500 ग्राम ऑफ फूड सप्लीमेंट आर रिक्वायर्ड एवरी डे इन द सेम प्रपोर्शन, हाउ मच विल बी नीडेड फॉर 12 cows। मतलब यहाँ पे क्या दिया है,
9 काउस के लिए 13 kg एंड 500 ग्राम का फूड सप्लीमेंट लगता है एक दिन के लिए। तो 12 काउस के लिए कितना सप्लीमेंट लगेगा वो हमें फाइंड आउट करना है। तो फर्स्टली हम क्या करते हैं, लेट 12 cows need X kg of food supplement। 12 काउस के लिए हम एज्यूम करते हैं कि X kg का सप्लीमेंट लगेगा। तो अभी 9 काउस के लिए हमें क्या दिया है, 13 kg एंड 500 ग्राम। तो इसका कन्वर्जन हम केजी और ग्राम है उसको हम कन्वर्ट करते हैं ग्राम्स में। कैसे आएगा, 13,500 ग्राम। ओके, ये केजी और ये सबको हमने ग्राम में कन्वर्ट कर दिया। ओके, सो नाउ ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन में हम तो क्या लिखते हैं, 9/9 काउस के लिए कितना लगता है सप्लीमेंट, 13,500। ओके, तो 12 काउस के लिए कितना सप्लीमेंट लगेगा, हमने एज्यूम किया X kg। अभी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं, 9x इज इक्वल टू 12 मल्टीप्लाइड बाय 13,500। देयरफॉर ये 9 मल्टीप्लाई उस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा, डिवाइड, सबको डिवाइड हो जाएगा 9। ओके, अभी चेक करो, 3 के टेबल में 9 आता है, 3 3s are 9 एंड 3 4s are 12। ओके, 3 से डिवाइड करते इसको 13,500 को, 3 4s are 12, 1 is remaining 5, 3 5s are 15, 0 0, ये दोनों 0। ओके, तो क्या आ गया, 3 1s are एंड 4,500। सो x इज इक्वल टू क्या आया, 4 मल्टीप्लाइड बाय 4,500। इसका मल्टीप्लिकेशन करते, मल्टीप्लाइड बाय 4। ओके, क्या आएगा, 4 0 0 4 0 0, 5 4s are 20, कैरी 2, 4 4s are 16 एंड 2 17 18,000। सो x की वैल्यू क्या आ गई, 18,000। सो ये क्या है, ग्राम्स में, किस में लिखा है हमने, ग्राम्स में। हमें इसको अभी केजी में कन्वर्ट करते हैं क्योंकि हमने क्या किया है, x kg एज्यूम किया है। देयरफॉर x की वैल्यू क्या आएगी, 18 kg, बिकॉज हमें मालूम है क्या, 1000 ग्राम इज इक्वल टू 1 kg। ओके, सो फाइनल आंसर क्या आएगा, 12 cows needed, आंसर 12 cows needed 18 ग्राम ऑफ फूड सप्लीमेंट। ये हो गया आंसर। ग्राम्स का कन्वर्जन हमने किलोग्राम्स में किया है क्योंकि हमें यहाँ पे एज्यूम क्या किया है, किलोग्राम्स। हमने ग्राम्स एज्यूम किया होता तो क्या यहाँ पे ग्राम्स आंसर रहता। ओके, नेक्स्ट एग्जांपल है, फोर्थ एग्जांपल, 12 क्विंटल्स ऑफ सोयाबीन कॉस्ट ₹36,000। व्हाट इज़ द कॉस्ट ऑफ द 8 क्विंटल्स ऑफ सोयाबीन्स। तो अभी हम 8 क्विंटल की सोयाबीन की कॉस्ट हमें फाइंड आउट करनी है। तो हम एज्यूम क्या करते हैं, एक्स, लेट कॉस्ट ऑफ 8 क्विंटल्स ऑफ सोयाबीन्स बी रुपीज़ एक्स। एक्स एज्यूम की 8 क्विंटल सोयाबीन की कॉस्ट एक्स। सो हम रेशो लिखते हैं, 12 क्विंटल सोयाबीन के लिए हमें लगते हैं 36,000। सो 8 क्विंटल के कितने लगेगी, एक्स, क्योंकि हमने एज्यूम किया है। सो अभी एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, 12
x इज इक्वल टू 8 मल्टीप्लाइड बाय ये 36,000 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा। ओके, ये 12 मल्टीप्लाई उस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। 8 मल्टीप्लाइड बाय 36,000 डिवाइडेड बाय 12। देयरफॉर x इज इक्वल टू, देखो 12 के टेबल में 36 आता है। 12 वन ज़ा 12, 12 थ्री ज़ा 36 और ये 3 0 एज इट इज़ आएंगे। 8 मल्टीप्लाइड बाय 3000, देयरफॉर x इज इक्वल टू 8 थ्री ज़ा 24 एंड 3 zeros एज इट इज़ आएंगे। ओके, ये हो गई x की वैल्यू। आंसर में लिखेंगे कॉस्ट ऑफ 8 quintals of soybean is rupees 24,000. Next example, the cost of 5 mobiles is rupees 16,000. How much money will be required to buy 13 such mobiles? दो मोबाइल्स की कॉस्ट है 16,000, तो 13 मोबाइल्स बाय करने के लिए कितने पैसे लगेंगे, कितनी कॉस्ट लगेगी, वो हमें फाइंड आउट करना है। तो हम फर्स्टली एज्यूम करते हैं द कॉस्ट ऑफ 13 मोबाइल फोन्स इज रुपीज़ x। तो वो लिखते हैं द कॉस्ट ऑफ 13 मोबाइल p रुपीज़ x रुपीज़ को 13 मोबाइल आते हैं। रेशो कैसे लिखेंगे, 2 मोबाइल्स की प्राइस 16,000 है, 2/16,000 इज इक्वल टू 13 मोबाइल्स x रुपीज़ को। सो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं, 2x इज इक्वल टू 13 मल्टीप्लाइड बाय 16,000, x इज इक्वल टू 13 मल्टीप्लाइड बाय 16,000 डिवाइडेड बाय 2। देयरफॉर x इज इक्वल टू 2 के टेबल में 16 आता है, 2 वन ज़ा 2, 2 8 ज़ार 16 और 3 zeros। सो क्या आ गया, 13 मल्टीप्लाइड बाय 8,000। देयरफॉर x इज इक्वल टू, तो हम मल्टीप्लिकेशन करते हैं 8,000 मल्टीप्लाइड बाय 13, 13 0 ज़ा 0, 13 0 ज़ा 0, 13 0 ज़ा 0 एंड 13 8 ज़ा 104, 104,000, मतलब ये क्या हो गया, 1,04,000 रुपीज़। सो x क्या है हमारा, 13 मोबाइल्स की कॉस्ट। सो आंसर में क्या लिखते हैं, आंसर द कॉस्ट ऑफ 13 मोबाइल्स इज, the cost of 13 mobiles is rupees 1,04,000. Okay, so in this way we completed the all examples from the practice set 37. You also complete in your notebook. Thank you.